अंधेरी रात में सल्तनत के सबसे आलीशान महल की दीवारों के पीछे एक अजीब मंजर था। चालाक नौकर अरसलान मखमली पर्दे के पीछे छुपा अपनी आंखों से एक नाकाबिले यकीन खयानत देख रहा था। बद्दू शहजादा शहजादा फ़ैरोज़, जिसकी सादगी और बेवकूफ़ी पूरे मुल्क में मशहूर थी, शाही खजाने की खुफिया तिजोरी खोल रहा था। लेकिन वो इसे लूट नहीं रहा था, बल्कि सोने की अशर्फियों से भरी थैलियां एक नकाबपोश अजनबी के हवाले कर रहा था। अरसलान का दिल धक से रह गया। ये कोई आम डकैती नहीं थी, ये सल्तनत के खिलाफ एक गहरी साजिश थी, जिसका मरकजी किरदार वो शहजादा था जिसे सब एक खिलौना समझते थे। अरसलान ने फैसला कर लिया कि वो इस राज की तह तक पहुंचेगा, चाहे इसके लिए उसे अपनी जान ही क्यों ना दांव पर लगानी पड़े। ये कहानी है एक ऐसे नौकर की जो अपनी अक्ल से एक सल्तनत को बचाने निकला। अगली सुबह दरबार लगा हुआ था। बूढ़ा बादशाह सुल्तान मुअज़्ज़म अपने बेटे शहजादा फ़ैरोज़ की गैर जिम्मेदाराना हरकतों पर उसे डांट रहा था। फ़ैरोज़, एक खूबसूरत मगर खाली आंखों वाला नौजवान, सर झुकाए खड़ा था, जैसे उसे किसी बात की परवाह ना हो। दरबार के एक कोने में चालाक नौकर अरसलान, जो शहजादे का खास खिदमतगार था, सब कुछ बगौर देख रहा था। उसकी तेज आंखें शहजादे के चेहरे पर खौफ या शर्मिंदगी के कोई आसार तलाश कर रही थीं, मगर वहां कुछ नहीं था। बादशाह ने गुस्से में ऐलान किया, फ़ैरोज़, तुम्हारी नालायकी की वजह से हमने फैसला किया है कि सल्तनत का खजाना अब वज़ीर आला शमशीर खान की निगरानी में रहेगा। शमशीर खान, एक मक्कार और लालची वज़ीर, ने मुस्कुराते हुए सर झुकाया। अरसलान ने शमशीर खान की आंखों में एक शैतानी चमक देखी। उसे फौरन शक हुआ कि वज़ीर आला का इस साजिश से कोई न कोई ताल्लुक ज़रूर है। रात का मंजर उसकी आंखों के सामने घूम गया। दरबार खत्म होने के बाद शहजादा फ़ैरोज़ अपने कमरे में आया और बच्चों की तरह लकड़ी के घोड़े से खेलने लगा। अरसलान ने जब ये देखा तो उसका सर चकरा गया। क्या ये वही शख्स है जो रात को सल्तनत लुटा रहा था? अरसलान ने शहजादे से पूछा, शहजादे, क्या आप कल रात कहीं बाहर गए थे? फ़िरोज़ ने मासूमियत से जवाब दिया, नहीं तो मैं तो अपने बिस्तर पर ख्वाब देख रहा था कि मैं परिंदों के साथ उड़ रहा हूँ। अरसलान का शक मज़ीद गहरा हो गया। वो जानता था कि शहजादा झूठ बोल रहा है, लेकिन इतनी सफाई से झूठ बोलना किसी बद्दू के बस की बात नहीं थी। उसने शहजादे के कमरे की तलाशी लेने का फैसला किया। कालीन के नीचे उसे एक छोटा सा खुफिया खाना मिला। उसके अंदर एक अजीब सी मोहर और एक कागज का टुकड़ा था, जिस पर लिखा था, आज रात पुराने कुएं पर। इसी वक्त वजीर आला शमशीर खां अपने खुफिया दफ्तर में बैठा एक निकाबपोश शख्स से बात कर रहा था। शहजादा बिल्कुल हमारे काबू में है, उसने कहा, अब बस आखिरी वार का इंतजार है। अरसलान ने कागज अपनी जेब में छुपाया और महल से निकल गया। उसे एहसास हो गया था कि ये खेल उसकी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है और शहजादे की बेवकूफ़ी सिर्फ एक धोखा है, जिसके पीछे एक खौफनाक हकीकत छुपी है। रात होते ही अरसलान पुराने कुएं की तरफ रवाना हो गया। ये जगह सल्तनत के वीरान हिस्से में थी और बदनाम थी। उसने खुद को झाड़ियों में छुपा लिया और इंतजार करने लगा। कुछ देर बाद शहजादा फ़ैरोज़ वहां पहुंचा, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर वो बद्दूपन नहीं था, बल्कि एक सर्द और हिसाबी संजीदगी थी। उसकी चाल ढाल किसी माहिर जंगजू जैसी थी। अरसलान ये देखकर दम बखुद रह गया। ये वो शहजादा नहीं जिसे मैं जानता हूँ, उसने सोचा। शहजादे ने कुएं के पास पहुंचकर 3 बार ताली बजाई, जो एक खुफिया इशारा था।
कुएं के अंधेरे से एक रस्सी नीचे लटकी और वही नकाब पोश शख्स बाहर निकला जिसे अरसलान ने रात को खजाने के पास देखा था। उसने शहजादे को झुककर सलाम किया। नकाब पोश ने कहा, शहजादे, मंसूबा ठीक जा रहा है। वजीर शमशीर खान को यकीन है कि आप उसके हाथ में कठपुतली हैं। फेरोज मुस्कुराया, उसे यही सोचने दो, अहमकों को काबू करना सबसे आसान होता है। अरसलान का खून सर्द हो गया। शहजादा न सिर्फ बद्दू नहीं था, बल्कि वो वजीर आला को भी धोखा दे रहा था। ये एक दोहरी साजिश थी। लेकिन शहजादे का असल मकसद क्या था? शहजादे ने नकाब पोश को एक और थैली दी। ये लो, अपने आदमियों में बांट दो, हमले की तैयारी करो। जिस दिन वालिद साहब शिकार पर जाएंगे, हम तख्त पर कब्जा कर लेंगे। अरसलान ने यह सुना तो उससे रहा न गया। उसे बादशाह को खबरदार करना था। वो जैसे ही पीछे हटा, उसका पांव एक सूखी टहनी पर पड़ा और चटाख की आवाज गूंज उठी। शहजादा फेरोज और नकाब पोश फौरन चौंके और उनकी नजरें झाड़ियों की तरफ उठ गईं। कौन है वहां? शहजादे ने तलवार निकालते हुए धाड़ा। उसकी आवाज में शाही रौब था। अरसलान जानता था कि अगर वो पकड़ा गया तो उसकी मौत यकीनी है। उसने अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगाई, जबकि पीछे से शहजादे के गुस्से भरी आवाज आ रही थी, इसे जिंदा या मर्दा पकड़ो, वो राज जान गया है। अरसलान भागता हुआ सीधा महल पहुंचा, लेकिन मरकजी दरवाजे पर वजीर शमशीर खान के वफादार सिपाही खड़े थे। वो जानता था कि अगर उसने कुछ भी कहा तो शमशीर खान उसे फौरन मरवा देगा। उसने एक खुफिया रास्ते से महल में दाखिल होने का फैसला किया, जो सिर्फ चंद पुराने मुलाजिम ही जानते थे। ये रास्ता शाही बावर्ची खाने के पीछे एक पुरानी दीवार से गुजरता था। जैसे ही वो बादशाह के कमरे की तरफ बढ़ा, उसने शहजादा फिरोज को अपने वालिद सुल्तान मुअज्जम के साथ देखा। फिरोज दोबारा वही बद्दू और मासूम शहजादा बना हुआ था और बादशाह उसके सर पर शफकत से हाथ फेर रहा था। बादशाह ने कहा, बेटा, मुझे तुम पर फख्र है। तुमने वजीर शमशीर खान की जासूसी करने और उसके खिलाफ सबूत लाने में मेरी मदद की। अरसलान के पैरों तले जमीन निकल गई। तो क्या ये सब बादशाह के कहने पर हो रहा था? क्या बादशाह अपने ही बेटे को एक खतरनाक खेल में इस्तेमाल कर रहा था ताकि वजीर आला को फंसाया जा सके? लेकिन फिर तख्त पर कब्जे की बात का क्या मतलब था? इसी लम्हे वजीर शमशीर खान के दो सिपाही वहां आ पहुंचे। तुम ही हो अरसलान? एक ने पूछा। वजीर आला ने तुम्हें फौरन अपने दफ्तर में तलब किया है। अरसलान समझ गया कि वो फंस चुका है। शमशीर खान के दफ्तर में वजीर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे मालूम है तुम बहुत चालाक हो अरसलान। मैं तुम्हें एक मौका देता हूं। शहजादे की जासूसी करो और मुझे उसकी हर हरकत की खबर दो। बदले में तुम्हें मुंह मांगा इनाम मिलेगा। अरसलान अब दो आगों के बीच में था। एक तरफ बादशाह और शहजादे का नाकाबिले फहम मंसूबा, दूसरी तरफ शमशीर खान की खतरनाक पेशकश। एक गलत कदम और उसकी कहानी खत्म। उसने वक्त हासिल करने के लिए शमशीर खान की पेशकश कबूल करने का ड्रामा किया। जी वजीर आला, मैं आपका वफादार रहूंगा। शमशीर खान हंसा। मुझे उम्मीद थी तुम यही कहोगे। जैसे ही अरसलान दफ्तर से निकला, उसने देखा कि शहजादा फेरोज दूर राहदारी में खड़ा उसे देख रहा था। उसकी आंखों में ना मासूमियत थी, ना गुस्सा, बल्कि एक ठंडी परखने वाली नजर थी जो कह रही थी, अब तुम किसका साथ दोगे? अरसलान ने फैसला किया कि वो सच्चाई जानने के लिए किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। उसने खुद दोनों तरफ खेलने का मंसूबा बनाया। उसने शमशीर खान को शहजादे के बारे में छोटी मोटी बेज़रर मालूमात देना शुरू कर दी। दूसरी तरफ उसने शहजादे का एतमाद जीतने की कोशिश की।
ایک دن جب شہزادہ تیر اندازی کی مشق کر رہا تھا تو اس کا انداز کسی ماہر نشانہ باز جیسا تھا۔ ارسلان نے اس کے پاس گیا اور بولا، شہزادے، آپ کی صلاحیتیں آپ کی عمر سے کہیں زیادہ ہیں۔ فیروز نے تیر چلاتے ہوئے سرد لہجے میں جواب دیا، کچھ راز چھپے رہیں تو ہی بہتر ہے ارسلان۔ تم نے اپنی وفاداری کس کو بیچی ہے، وزیر کو یا تخت کو؟ ارسلان نے ہمت کی، میں صرف سچائی کا وفادار ہوں، اور سچ یہ ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ اور وزیر اعلیٰ تینوں ایک خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں جس سے سلطنت تباہ ہو سکتی ہے۔ شہزادہ فیروز ایک لمحے کے لیے رکا۔ اس نے ارسلان کی آنکھوں میں دیکھا اور پہلی بار اس کے چہرے پر ایک مختلف تاثر ابھرا، درد کا۔ تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب میں شوق سے کر رہا ہوں؟ شہزادے نے ارسلان کو ایک خفیہ جگہ پر آنے کا اشارہ کیا۔ وہاں اس نے وہ راز کھولا جس نے ارسلان کو ہلا کر رکھ دیا۔ میرے والد بادشاہ معظم ایک زہر کی وجہ سے آہستہ آہستہ اپنا دماغی توازن کھو رہے ہیں۔ یہ زہر انہیں وزیر شمشیر خان دے رہا ہے تاکہ وہ بادشاہ کو پاگل ثابت کر کے خود تخت پر بیٹھ سکے۔ میں بدھو ہونے کا ناٹک اس لیے کر رہا ہوں تاکہ شمشیر خان مجھے بے ضرر سمجھے اور میں اس کے خلاف ثبوت اکٹھے کر سکوں، اور بادشاہ کا مجھ سے شمشیر خان کی جاسوسی کروانے کا حکم؟ ارسلان نے پوچھا۔ فیروز نے تلخی سے کہا، وہ بادشاہ کے وہم کا نتیجہ ہے۔ زہر کی وجہ سے وہ کبھی مجھ پر بھروسہ کرتے ہیں، کبھی شک۔ وہ خود نہیں جانتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں۔ تو پھر تخت پر قبضے کی بات؟ ارسلان نے پوچھا۔ فیروز نے جواب دیا، وہ میرے اپنے لوگوں کے لیے تھا۔ اگر میں بادشاہ کو بچا نہ سکا تو مجھے تخت پر قبضہ کرنا پڑے گا تاکہ اسے شمشیر خان جیسے غدار سے بچا سکوں۔ یہ میرا آخری منصوبہ ہے۔ اب ساری تصویر صاف تھی۔ شہزادہ بدھو نہیں بلکہ ایک تنہا ہیرو تھا جو اپنے باپ اور سلطنت کو بچانے کے لیے بے وقت کئی محاذوں پر لڑ رہا تھا۔ ارسلان نے سر جھکایا اور کہا، شہزادے، آج سے میری جان اور میری وفاداری آپ کے لیے ہے، حکم دیجیے۔ ارسلان اور شہزادے فیروز نے مل کر شمشیر خان کو بے نقاب کرنے کا ایک خطرناک منصوبہ بنایا۔ پہلا قدم زہر کا توڑ تلاش کرنا تھا۔ پرانی کتابوں میں لکھا تھا کہ اس کا علاج کوہ کاف کے نایاب نیلم گلاب میں ہے۔ شہزادے نے کہا، میں گلاب لانے کے لیے خود نہیں جا سکتا، ورنہ شمشیر خان کو شک ہو جائے گا۔ یہ کام تمہیں کرنا ہوگا ارسلان۔ یہ ایک جان لیوا سفر تھا، مگر ارسلان نے فوراً حامی بھر لی۔ ارسلان کے جانے کے بعد شہزادے نے اپنا بدو پن کا ناٹک جاری رکھا، لیکن اب وہ جان بوجھ کر ایسی غلطیاں کرتا جس سے شمشیر خان کا لالچ اور بڑھے۔ اس نے وزیر کو بتایا کہ شاہی خزانے کی ایک اور خفیہ چابی ہے۔ شمشیر خان نے فوراً ارسلان کو بھیجے گئے اپنے ایک جاسوس کے ذریعے اس کی تصدیق چاہی۔ ارسلان، جو منصوبے کا حصہ تھا، نے سفر کے دوران ہی پیغام بھجوایا، ہاں، شہزادہ سچ کہہ رہا ہے۔ دوسری طرف ارسلان نے پہاڑوں، طوفانوں اور جنگلی جانوروں کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ وہ کئی بار موت کے منہ سے واپس آیا، مگر اس کے ذہن میں صرف بادشاہ کی زندگی بچانے کا جنون تھا۔ آخر کار ایک چھپی ہوئی وادی میں اسے وہ چمکتا ہوا نیلم گلاب مل گیا۔ اس کی خوشبو میں زندگی کی مہک تھی۔ اس نے احتیاط سے اسے توڑا اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ محل میں شمشیر خان نے بادشاہ کے شکار پر جانے والے دن ہی بغاوت کا فیصلہ کر لیا۔ اس نے اپنے وفادار سپاہیوں کو محل کے کلیدی حصوں پر قبضہ کرنے کا حکم دے دیا۔ شہزادہ فیروز نے بھی اپنے وفاداروں کو تیار رہنے کا اشارہ دے دیا تھا۔ اس نے جان بوجھ کر شمشیر خان کو یہ تاثر دیا کہ وہ اس بغاوت میں اس کے ساتھ ہے اور بادشاہ کے بعد وہ کٹھ پتلی حکمران بننے پر راضی ہے۔ جس رات بغاوت ہونی تھی، ارسلان نیلم گلاب کے ساتھ واپس محل پہنچ گیا۔
महल की नाकाबंदी हो चुकी थी, लेकिन वो उसी खुफिया रास्ते से अंदर दाखिल हो गया। वो सीधा शहजादे के पास पहुंचा। मैं कामयाब रहा, उसने हाँफते हुए कहा। फेरोज ने गुलाब लिया और बोला, तुमने सल्तनत को बचा लिया अरसलान, अब आखिरी चाल चलने का वक्त है। दोनों के चेहरों पर एक खतरनाक अज़्म था। शहजादे ने फौरन नीलम गुलाब का अर्क निकाला और उसे एक मशरूब में मिलाकर अपने वालिद बादशाह मुअज़्ज़म के पास ले गया। बादशाह उस वक्त भी उलझन और वहम की कैफियत में थे। अबा जान, ये एक खास शरबत है जो आपकी तबीयत बहाल कर देगा, फेरोज ने नरमी से कहा। बादशाह ने शक से उसे देखा, लेकिन बेटे की आंखों में सच्चाई देखकर मशरूब पी लिया। इसी वक्त शमशेर खान अपने सिपाहियों के साथ शाही दरबार में दाखिल हुआ और खुद को नया सुल्तान करार दे दिया। सुल्तान मुअज़्ज़म पागल हो चुके हैं और शहजादा फेरोज एक बच्चा है। आज से ये तख्त मेरा है। उसने हुक्म दिया, बादशाह और शहजादे को कैद कर लो। उसके सिपाही बादशाह के कमरे की तरफ दौड़े। शमशेर खान अपनी जीत पर हंस रहा था। उसे मालूम नहीं था कि उसका खेल खत्म हो चुका है। बादशाह के कमरे में नीलम गुलाब ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। बादशाह की आंखों से धुंध छट रही थी और उसका जहन साफ हो रहा था। उसे शमशेर खान की सारी खियानतें याद आ गईं। जैसे ही शमशीर खान के सिपाही दरवाजा तोड़कर अंदर दाखिल हुए, उनका सामना एक बदले हुए मंजर से हुआ। बादशाह मुअज़्ज़म अपनी पूरी शाही शान और शौकत के साथ तलवार हाथ में लिए खड़े थे। गद्दारो, तुमने सल्तनत के नमक का हक अदा नहीं किया, बादशाह दहाड़ा। इसकी आवाज में वही पुराना रौब था जिससे कभी दरबार कांपता था। सिपाही खौफ से पीछे हट गए। दरबार में शहजादा फेरोज ने अपना बद्दूपन का लिबादा उतार फेंका। उसने एक खुफिया इशारा दिया और इसके वफादार सिपाही जो दरबार में छुपे हुए थे बाहर निकल आए और उन्होंने शमशीर खान के आदमियों को घेर लिया। शमशीर खान ने ये देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। ये नामुमकिन है, वो चिल्लाया। इसी वक्त बादशाह मुअज़्ज़म खुद चलकर दरबार में दाखिल हुए। बादशाह ने अपनी तलवार शमशीर खान की गर्दन पर रख दी और कहा, तुम्हारा खेल खत्म हुआ गद्दार। अरसलान ने आगे बढ़कर शमशीर खान के जुर्मों के तमाम सबूत दरबार के सामने पेश कर दिए। खयानत का पर्दा हमेशा के लिए फाश हो चुका था।